हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल स्क्वाड। मैं हूं विवेक और मैं फिर आज कॉपीराइट का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें स्टार्ट करूंगा चैप्टर 2। तो आज तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो है, देख लीजिए, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या पढ़े हैं? प्रिलिमिनरी। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका 8 सेक्शन है कुल, जिसमें पहला सेक्शन है आपका ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड सेकेंड सेक्शन है इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसमें बहुत सारी चीज़ें का डेफिनेशन दिया गया है, बहुत से टर्म का। और सेक्शन 3 में देखो आप, मीनिंग ऑफ पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन होता क्या, उसका मतलब है, मीन्स एनी वर्क अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिकेशन हो गया। फिर सेक्शन 4 देख लेना आप, इसी तरीके से मैं समझा चुका हूँ। और अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखें तो आप पिछले से देख सकते हैं। जब सेक्शन 5 देखो तो सेक्शन 5 देख लो ना, फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, एनी वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया। अगर कोई वर्क इंडिया में पहली बार पब्लिश हुआ है, ठीक है, वो हो गया इंडिया में, या तो फिर उसका ऑथर इंडियन है। ठीक है, 6 में देखना, सर्टेन डिस्प्यूट टू बी डिसाइडेड बाय प्लेट बोर्ड। जो है प्लेट बोर्ड होता है, कुछ डिस्प्यूट जो डिसाइड होता है उसके बारे में है। सेक्शन 7 देखो, नेशनैलिटी ऑफ ऑथर वेयर मेकिंग एंड पब्लिश वर्क इज एक्सटेंडेड ओवर कंसिडरेबल पीरियड। ठीक है, तो किसी भी ऑथर का नेशनैलिटी क्या होगा, तो अगर वो जिस कंट्री का वो नेशनल सिटीजन होगा, उसका नेशनैलिटी भी उसी कंट्री का होगा। जिस कंट्री का वो में उसका डोमिसाइल्ड है, तो उसका नेशनैलिटी भी उसी कंट्री का होता है। ठीक है, 8 में देखो, डोमिसाइल ऑफ कॉर्पोरेशन। तो किसी भी कॉर्पोरेशन का डोमिसाइल होगा, जैसे क्या होगा, जैसे किसी कोई पर्सन है, उसका डोमिसाइल क्या होता है, जहाँ भी वो रहता है, रेजिडेंट करता है, डोमिसाइल है जहाँ का। तो अगर किसी पर्सन का डोमिसाइल इंडिया का तो वो इंडियन हो गया, किसी का पाकिस्तान का तो वो पाकिस्तानी हो, कोई कनाडा का यूएस का तो वो यूएस का, कनाडा का जापानीज हो गया। बट वैसे ही सेम इसी तरीके से कंपनी को भी लीगल में, लीगल वर्ड में हम लोग पर्सन ही मानते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन का डोमिसाइल क्या है, तो जहाँ वो रजिस्टर्ड हो, जिस भी कंट्री के अंदर। अगर कोई लॉ इन्फोर्स इन इंडिया है, अगर उसके अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो इसका डोमिसाइल भी इंडियन माना जाएगा। तो आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है, तो कॉपीराइट ऑफिस एंड अपीलेट बोर्ड। कॉपीराइट ऑफिस क्या है एंड अपीलेट बोर्ड क्या है। तो कॉपीराइट ऑफिस देखना, सिंपल सी टर्म है, जो कॉपीराइट है क्या, तो इतना चीज़ हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो कॉपीराइट से राइट टू कॉपी, किसी पर्सन ने किसी कॉपीराइट रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अगर कोई इन्फ्रिंजिंग करता है, तो उसमें कॉपीराइट एक्ट के अगेंस्ट वायलेशन आता है, और फिर सिविल रेमेडीज उसमें है। तो चलिए कॉपीराइट ऑफिस देखते हैं। तो फर्स्ट है कॉपीराइट ऑफिस, जहाँ हम लोग कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो देखना, देयर सेल बी इस्टेब्लिशमेंट। देखो, एक इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मीन्स कॉपीराइट एक्ट के लिए एक ऑफिस होगा, जिसे हम बोलेंगे कॉपीराइट ऑफिस। क्या बोलेंगे उसे? कॉपीराइट ऑफिस। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉपीराइट एक्ट एक कॉपीराइट ऑफिस होगा। उस ऑफिस में एक रजिस्ट्रार बैठेगा। ठीक है, एक रजिस्ट्रार बैठेगा, और रजिस्ट्रार के नीचे 2-4 डेप्टी रजिस्ट्रार भी होता है। जैसे देखते हो ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होता है, उसके नीचे डेप्टी डीएम होता है, जिसे एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाता है। या फिर किसी कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, इसी मतलब डिप्टी प्रिंसिपल होता है, लेक्चर होता है, डिप्टी लेक्चर होता है। सेम इसी तरीके से कॉपीराइट ऑफिस में एक रजिस्ट्रार होता है, हेड होता है, जिसे बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ऑफिस। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ऑफिस। और उस रजिस्ट्रार के नीचे 2-3 डिप्टी रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो कॉपीराइट ऑफिस कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। याद रखना, कॉपीराइट ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और कॉपीराइट ऑफिस में एक रजिस्ट्रार होता है। अच्छा, रजिस्ट्रार क्यों कहते हैं कॉपीराइट का ऑफिस में जो हेड होता है? क्योंकि वहाँ रजिस्ट्री होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है कॉपीराइट का, कॉपीराइट प्रोडक्ट का, वर्क का वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जो रजिस्ट्रेशन करने वाला तो उसे रजिस्ट्रार करते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट एक कॉपीराइट का ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट होगा कॉपीराइट एक्ट के अंदर, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। देख लेना जी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, देखना, कॉपीराइट ऑफिस सेक्शन 9 का सब क्लॉज 2 देखना, कॉपीराइट ऑफिस शैल बी अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। किसके इमीडिएट कंट्रोल में होगा, तो इमीडिएट कंट्रोल ऑफ अंडर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। ठीक है, तो कॉपीराइट ऑफिस के अंदर के कंट्रोल में होगा। मीन्स बताया ना कि कॉपीराइट ऑफिस में हेड कौन होगा, तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। और रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, वो सारा सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। इस किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता, याद रखना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर आता है, जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। और कॉपीराइट ऑफिस में एक सील होगा, सील फॉर द कॉपीराइट ऑफिस। कॉपीराइट ऑफिस के लिए एक सील होता है। ठीक है, सील होता है। तो सेक्शन 9 में क्या है, कॉपीराइट ऑफिस। चैप्टर 3 का सेक्शन 9 देखना, कॉपीराइट ऑफिस। तो कॉपीराइट ऑफिस में होता क्या है, तो एक रजिस्ट्रार होता है, जिसका हेड होता है, रजिस्ट्रार करते हैं। और रजिस्ट्रार के नीचे 2-3 डिप्टी रजिस्ट्रार भी होता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और कॉपीराइट ऑफिस का एक सील होता है। चलो सेक्शन 9 देखते हैं, हो गया हम लोगों का।
तो सेक्शन 9 में सिंपल टर्म एक ही याद रखना, कॉपीराइट ऑफिस, रजिस्ट्रार एंड सील, कॉपीराइट ऑफिस, रजिस्ट्रार एंड सील। सेक्शन 10 देख लो जी, रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स एंड मे अपॉइंट वन और मोर डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। ठीक है, एक और एक से ज़्यादा डिप्टी रजिस्ट्रार भी अटेंड कर सकते, अपॉइंट कर सकता है। और डिप्टी रजिस्ट्रार जो है ना किसके अंदर काम करेगा, तो वो आपका सारा सुपरिटेंडेंस होगा उसके ऊपर, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर कौन होगा, तो रजिस्ट्रार होगा। तो डिप्टी रजिस्ट्रार किसके अंदर काम करेगा, तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के अंदर। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के अंदर काम करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लो, रजिस्ट्रार इस नीचे कौन होगा जी, डिप्टी रजिस्ट्रार। ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार। और सब कहाँ बैठेगा, तो सारा बैठेगा कहाँ जी, कॉपीराइट में, कॉपीराइट ऑफिस में, कॉपीराइट ऑफिस। ठीक है, तो कॉपीराइट ऑफिस में कौन बैठेगा जी, रजिस्ट्रार। हेड कौन होगा, कॉपीराइट ऑफिस में कौन होगा, रजिस्ट्रार। ठीक है, और रजिस्ट्रार के नीचे कौन होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार। ये सारा किसके सुपरिटेंडेंस में काम करेगा, तो सब सारा कॉपीराइट ऑफिस में जो बैठता है रजिस्ट्रार के अंदर काम करेगा। इस सारे को अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। और इसके रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा, तो सब पार्लियामेंट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब सारा कुछ अरेंज करता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 क्लियर हो गया होगा, 9 10 दोनों। तो 9 में क्या है, कॉपीराइट ऑफिस, और कॉपीराइट को सुपरिटेंडेंट कौन करेगा, कौन हेड हो रहेगा वहाँ, तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। और उसके नीचे काम कौन करेगा, तो डिप्टी रजिस्ट्रार। एक से ज़्यादा भी रजिस्ट्रार हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 11 देखना, एपलेट बोर्ड। तो एपलेट बोर्ड क्या है, तो एपलेट बोर्ड मीन्स जहाँ हम लोग अपील करते हैं। ठीक है, कॉपीराइट से रिलेटेड अपील जहाँ हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं एपलेट बोर्ड। सेक्शन 11 में इसके बताया हुआ है ऑलरेडी, और पहले ही पढ़ रहे थे हम लोग। और देखना, एपलेट बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 83 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 83 में भी ऑलरेडी एपलेट बोर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कॉपीराइट एक्ट में भी दिया गया है। ठीक है, इसका पावर क्या है, तो सारा सिविल मैटर की तरह पावर है। ठीक है, तो एपलेट बोर्ड में होगा क्या, तो कॉपीराइट के एक्ट से जुड़ा हुआ जितना भी तरह का डिस्प्यूट होगा सारा, अगर जो अपील करना होगा तो एपलेट बोर्ड में जाएगा। ठीक है, सेक्शन 12 देख लो, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एपलेट बोर्ड। एपलेट बोर्ड का पावर और प्रोसीजर क्या होगा, तो रूल बना हुआ है, सबके लिए रूल बना हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द रूल, जितना भी रूल के अंदर वो एपलेट बोर्ड काम करेगा। और उसका पावर क्या होता है, तो हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीड्योर। सबका एक प्रोसीड्योर बना होता है डिटेल्स में, और उसी के अकॉर्डिंग सबको पावर और रेगुलेट करना होता है, सबको पावर दिया होता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, और सबको बैठने के लिए फिक्स ऑफ प्लेस एंड टाइमिंग ऑफ दिस सिटिंग दिया जाता है। एपलेट बोर्ड शैल ऑर्डिनरली हियर प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बिफोर इट अंडर द एक्ट। एपलेट, अच्छा बताओ, कॉपीराइट का जो एपलेट बोर्ड है कौन सा प्रोसीडर को हेयर करेगा, तो जितना भी प्रोसीडर है वो कॉपीराइट एक्ट के अंदर वो सारा उसी चीज़ को हेयर करेगा। ठीक है, देखना एक और बता रहा हूँ, ये कॉपीराइट एपलेट बोर्ड जो होता है ना, ये जोन में बटा होता है। जिससे खुद तक इंडिया को, पूरे इंडिया को जोन में बांटा जाए, तो जैसे रेलवे को बांटा जाता है ना, वैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन। ठीक है, वेस्ट ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ साउथ ईस्ट जोन, सेंट्रल साउथ ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन, सेंट्रल साउथ वेस्ट जोन, ऐसे जोन में बांटा जाता है। ठीक है, तो जो विद इन द जोन, मान लो पूरे कंट्री को जोन में बांट दिया जाता है, और हर एक जोन में एक एपलेट बोर्ड होता है। क्यों बनाया जाता है पता है, अगर जो मेन ऑफिस कॉपीराइट का है वो दिल्ली में है, अगर किसी मैटर को लेकर दिल्ली जाना होगा, देखो किसी मैटर को लेकर बार बार कहाँ जाना होगा, सभी को दिल्ली जाना होगा। तो बताओ, दिल्ली यहाँ पर है जी, नॉर्थ में है दिल्ली। अब जिससे प्रॉब्लम है, यहाँ देख लो ना, अगर प्रॉब्लम हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का किसी सिटीजन का प्रॉब्लम हो गया कॉपीराइट से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इससे एक जोन बांट दिया कोलकाता जोन में, इस एरिया को कोलकाता जोन में डाल दिया। ठीक है, कोलकाता जोन में तो उसका कॉपीराइट से रिलेटेड जितना भी मैटर होगा सारा कोलकाता में जाएगा। अगर साउथ का मैटर है चेन्नई का, तो बताओ साउथ, वो उसे दिल्ली आना पड़ेगा, कितने एक्सपेंसिव जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा, काम छोड़ के आना पड़ेगा। तो सारी चीज़ को साउथ जोन में मान लो कि मुंबई जोन में बना दिया गया, मुंबई या बेंगलोर कुछ भी एक सिटी को देख लेना, तो साउथ वाले मुंबई में ही आ जाएंगे, सेंट्रल वाले आपका एमपी से वाले सारे भोपाल में रह जाएंगे, ईस्ट वाले अहमदाबाद से में रह जाएंगे। तो सारे इंडिया, पूरे टोटल इंडिया को जोन में बांट दिया गया है, और जहाँ भी मैटर होता है सारे जगह एक जोन, सारे जोन में एक स्पेशल
एप्लेट बोर्ड बना दिया गया है और जितना भी एप्लेट का मामला आता है सारा एप्लेट बोर्ड में जाता है जोन वाइज, ठीक है। विद इन जोन देख लेना यहाँ पे जी, विद इन जोन। चलो 2 में देखना एप्लेट बोर्ड क्या होता है। तो एप्लेट बोर्ड जो होता है ना अपना सारा चीज़ एक्सरसाइज करते, देखो मे एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज इट्स पावर एंड फंक्शन थ्रू द बेंचेज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई चेयरमैन ऑफ द एप्लेट बोर्ड। एप्लेट बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, जैसे कॉपीराइट में एक बैठता है ना, कॉपीराइट में जो एक बैठता है उसे बोलते हैं कॉपीराइट का रजिस्ट्रार, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। उसके नीचे 1-2 डिप्टी रजिस्ट्रार भी होता है। इसी तरीके से एप्लेट बोर्ड में जो हेड होता है उसे चेयरमैन बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ एप्लेट बोर्ड। और सारा जो बेंचेज के थ्रू बनता है, बेंचेज में तो पता होगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज होता है, इसी तरीके से बेंचेज 3-5 लोगों का बेंच होता है जिसमें मेजोरिटी से डिसीजन ले जाता है, ठीक है। और देखना 5 में देखना नो मेंबर ऑफ एप्लेट बोर्ड सेल टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग बिफोर द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन हैज पर्सनल इंटरेस्ट। वैसा कोई मैटर है जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन विच द पर्सनल इंटरेस्ट। मान लो कि मैं किसी जोन का एप्लेट बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ या फिर कोई भी एक मेंबर हूँ, ठीक है, चेयरमैन नहीं भी कोई मेंबर हूँ, ठीक है, मैं बेंचेज में हूँ और वहाँ जो मैटर है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा इंटरेस्ट है या तो मेरे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, या तो मेरे फैमिली के मतलब किसी भी तरीके से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो मैं उसमें पार्ट नहीं लूँगा, उस प्रोसीडिंग में मैं पार्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो फेवर कर दूँगा अपने इंटरेस्ट को लेकर, तो मैं कभी भी उसमें पार्ट नहीं लूँगा। तो कोई भी मेंबर जो है ना प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेगा, कौन सा प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लेगा, तो कौन सा मेंबर नहीं लेगा, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है प्रोसीडिंग में, ठीक है। चलो तो इसमें कुछ है नहीं, एप्लेट बोर्ड वैकेंसी वगैरह एक्सटेंस ऑफ एनी वैकेंसी ये सब को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड ऑफ द को लेकर कोई इशू नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का चैप्टर 3 में, ठीक है, कॉपीराइट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट का डिफिनेशन क्या है। तो चैप्टर 1 में क्या आता है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में क्या है तो कॉपीराइट का ऑफिस। तो कॉपीराइट का ऑफिस में क्या पढ़े हम लोग, तो एक कॉपीराइट का ऑफिस होता है पूरे इंडिया में, वो ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है। कॉपीराइट का ऑफिस में बैठता कौन है, जो बैठता है जो हेड होता है उसे हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट कहते हैं। उसके नीचे उसे बहुत सारा काम होता है, तो काम को सॉल्व करने के लिए वो अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके नीचे 1-2 और डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट बना दिया जाता है, उसके नीचे डिप्टी बना दिया जाता है। और फिर बहुत सारे अपने मेंबर होते हैं, ये सारा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम होता है। तो बताओ कॉपीराइट ऑफिस का हेड कौन होता है, तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट सारा मैनेज वही करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होना है चैप्टर 3 कॉपीराइट। कॉपीराइट है क्या, ठीक है, तो वर्क इन विच कॉपीराइट सब्सिस्ट, वैसा वर्क जिसमें कॉपीराइट है होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, रीड करना। सेक्शन 13 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कॉपीराइट शैल सब्सिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्क दैट इज टू से, ठीक है। देखो कॉपीराइट शैल सब्सिस्ट थ्रू आउट इंडिया इन द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्क, तो कौन से क्लासेस ऑफ वर्क, देखो ओरिजिनली, देखो कॉपीराइट जब भी होगा तो ओरिजिनल वर्क में होगा। ऐसा नहीं कि किसी और का वर्क को मैं उठा दिया और मैं क्लेम कर दूं कि ये मेरा वर्क है, तो वो कॉपीराइट उसमें मैं किसी को बोल दूंगा कि भाई काम करो तुम जो यूज करो मेरा वर्क है, मैं क्लेम करता नहीं। कॉपीराइट जब भी मिलता है तो ओरिजिनल वर्क में, तो देखना यहाँ पे ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ठीक है, ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है ओरिजिनल वर्क है, इसमें कॉपीराइट मिलेगा आपको और कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो जब ओरिजिनल वर्क होगा तभी। तो ओरिजिनल वर्क कैसा वर्क, तो लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी वर्क क्या है, मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, लिटरेरी वर्क है क्या, अगर आप नहीं जानते हो, नहीं अभी तक सुने, तो आप पिछले 2-3 लेक्चर है, 2 लेक्चर हो गया, ये तीसरा लेक्चर है, आप जाकर पिछले 2 लेक्चर देखिए, उसके बाद समझ जाइएगा, ठीक है। लिटरेरी वर्क मीन्स ए टाइप्स ऑफ लिटरेचर, जैसे बुक्स, मैगजीन, न्यूज़, ठीक है, नॉवेल, ये सब जितना भी सब लिटरेरी वर्क में आता है। ड्रामेटिक वर्क, ड्रामा, सीनिंग अरेंजमेंट, एक्शन, परफॉर्मेंस, सब ड्रामा में आता है। म्यूजिकल, किसी तरह का म्यूजिक, वो सब म्यूजिकल वर्क है। आर्टिस्टिक वर्क, जिसमें आर्ट, स्कल्पचर, ड्राइंग, मैप, ये सब क्या है आर्टिस्टिक वर्क है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, जैसे मूवी प्रोड्यूस करना, इसमें सिनेमेटोग्राफिक फिल्म आता है। साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग ये भी एक तरह का कॉपीराइट, इसमें भी कॉपीराइट आता है, ठीक है। फिर इसमें दो में देखना सेक्शन 40 और 41 अप्लाई होता है इन द केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, ठीक है, इन द केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, ठीक है। अगर पब्लिश्ड वर्क है तो कौन से पब्लिश्ड वर्क में होगा, तो हु इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, वेयर द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, या तो इंडिया में हुआ हो या तो इंडिया के बाहर हुआ हो। देखना कॉपीराइट जब भी होता है इंटरनेशनल लेवल का होता है, ठीक है। अगर कोई मैं एक नोवेल बनाया, मैं एक नोवेल का कंपाइलेशन किया हूँ, तो मैं एक ऑथर का बन गया हूँ और नोवेल का, ठीक है। अगर इस ऑथर से, इस नोवेल से रिलेटेड मैं कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा दिया हूँ, ठीक है, इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि इस नॉवेल से रिलेटेड अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर जो कॉपीराइट होगा किसी ने यूज किया रहेगा
तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं उस कंट्री में जाकर इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट में सिविल रेमेडीज ले सकता हूँ, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी भी है इसको लेकर, कॉपीराइट सोसाइटी को, वर्ल्ड कॉपीराइट सोसाइटी, ठीक है। तो केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, कौन से केस में आएगा कॉपीराइट? तो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क में। पब्लिश्ड वर्क कैसा? तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया और फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के अंदर हुआ है और इंडिया के बाहर हुआ है, ठीक है। तो द ऑथर इज एट द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन के टाइम में ऑथर जो है, ए केस वेयर ऑथर वाज डेड एट द टाइम, ठीक है, ऑथर जहाँ डेथ कर गया हो उस टाइम में, वाज एट द डेट ऑफ दिस डेथ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं कहीं भी डेथ किया हो, वो कहीं भी हो, वो सिटीजन का इंडिया है, तो उसमें कॉपीराइट ले सकते हैं इंडिया में, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे अनपब्लिश्ड वर्क में भी दिया हुआ है कॉपीराइट। तो अनपब्लिश्ड वर्क में कौन सा कैसा कॉपीराइट है? जैसे देखो वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, अभी बन ही रहा हो, ऑथर इज डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द वर्क सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन है ना, या फिर डोमिसाइल इन इंडिया, या इंडिया में वो रहता है, तो वो कॉपीराइट ले सकता है। इन द केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, कोई आर्किटेक्चर का वर्क है, देखो ये सब चीज़ों को याद करना होगा, नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन करना होगा। और 1 से 2 बार देखो, यूट्यूब पर तो यही फ़ायदा है ना, आप एक बार देखो, 1 2 3 बार देखते रहो। मैं ऐसे भी लॉटरी में बहुत बार पढ़ाता हूँ, तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का एक हमेशा इशू होता है कि सर एक चीज़ तो भूल गया, फिर से रिवीजन करा दो। सबसे बेस्ट फॉर्म यही होता है लेक्चर को, आप एक बार देखो, नहीं समझ आया फिर से देख लो, कोई चीज़ भूल गया, क्या पढ़ा था मैं, फिर से देख लो, क्या इशू है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इन द केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, तो अगर आर्किटेक्चर के वर्क में, तो वो वर्क कहाँ होना चाहिए? इंडिया में लोकेटेड है। मान लो कोई बिल्डिंग का कॉपीराइट है, लेना है, तो भाई वो बिल्डिंग इंडिया में लेना है, तो वो एटलीस्ट वो इंडिया में बिल्डिंग होना चाहिए, तब ना इंडिया में तुम लोगे। वो बिल्डिंग इंडिया में है ही नहीं, वो आर्किटेक्चर काम इंडिया में है ही नहीं, तो तुम इंडिया में कॉपीराइट कहाँ से लोगे, ठीक है। अगर किसी भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्क लेना है, तो वो वर्क इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सेक्शन 13 में है क्या? कॉपीराइट, वर्क इन विच कॉपीराइट सब्सिस्ट, कौन से कामों में कॉपीराइट शामिल है? तो देखना, ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ये हो गया 1 में, ठीक है। और 2 में देखना, इन द केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क और फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, कोई पब्लिश्ड वर्क के केस में हमेशा कॉपीराइट पब्लिश्ड वर्क में ही होता है, याद रखना। इन द केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क और वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया, और वो काम इंडिया में पहली बार पब्लिश्ड हुआ हो, या फिर वो इंडिया का बाहर हुआ हो, बट उसका ऑथर इंडियन हो, ठीक है, उसका ऑथर इंडियन हो, या फिर इंडियन सिटीजन हो, या फिर डोमिसाइल इन इंडियन हो, तब जाकर कॉपीराइट इंडिया में ले सकता है, ठीक है। फिर वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग का कॉपीराइट लेना है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन का, तो वो डिज़ाइन इंडिया में होगा तब ना कॉपीराइट इंडिया में लोगे भाई, तो यही दिया हुआ है, वर्क इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। सेक्शन 13 में और देखते हैं, कॉपीराइट सेल नोट सब्सिस्ट, बताओ कौन सी चीज़ पे कॉपीराइट नहीं होगा? तो भाई बताओ, मैं खुद एक प्रोडक्ट है किसी का इन्फ्रिंज करके लाया हूँ, तो किसी के इन्फ्रिंजमेंट पे मैं क्या कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा? नहीं ले सकता हूँ। तो कोई इन्फ्रिंज्ड वर्क, देखो, इन एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पे नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फिल्म इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, उस फिल्म का जो मेन सब्सटेंशियल पार्ट है ना, वो कॉपीराइट का ऑलरेडी इन्फ्रिंज पार्ट है, उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा मुझे। यानी कि मैं खुद जो कॉपीराइट करवाने आया ना, वो मैं चोरी कहीं से चोरी करके लाया हूँ, ठीक है, किसी का सामान को अपना सामान बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे के वर्क को मैं अपना वर्क बना के कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराने गया हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, देखो जी साउंड रिकॉर्डिंग है, तो वो साउंड रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किसी दूसरे का किया हुआ है। इन केस ऑफ किसी भी रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, और वो सारा वर्क ऑलरेडी किसी दूसरे का है, मीन्स ऑलरेडी इन्फ्रिंज्ड है, कॉपीराइट इन सच वर्क हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, ऑलरेडी वो इन्फ्रिंज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी वो इन्फ्रिंज्ड है, उसमें मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। देखो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 देखना, कॉपीराइट सेल नोट सब्सिस्ट, कौन सी चीज़ में कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन सी चीज़ में कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो भाई जो वर्क के से रिलेटेड ऑलरेडी इन्फ्रिंजमेंट आ चुका है, जो वर्क ऑलरेडी इन्फ्रिंज्ड है, उसमें नहीं मिलेगा। जैसे में सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो ऑलरेडी इन्फ्रिंज है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो खुद दूसरा का है ना, बना हुआ। कोई मैं मूवी बनाया, उस मूवी का जो मेन सब्सटेंशियल पार्ट है, मेन पार्ट है, ऑलरेडी कहीं से इन्फ्रिंज पार्ट है, किसी दूसरे मूवी से लिया हुआ है, तो उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी देखना साउंड रिकॉर्डिंग, वो साउंड रिकॉर्डिंग ऑलरेडी किसी दूसरे का है, मीन्स इन्फ्रिंज पार्ट है, जैसे मतलब कि कॉपीराइट ऑलरेडी इन्फ्रिंज है, वायलेशन करके मैं लाया हूँ, तो उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा। कोई लिटरेरी वर्क, कोई ड्रामेटिक वर्क, कोई म्यूजिकल वर्क, कोई म्यूजिक वगैरह ऑलरेडी कहीं चोरी करके लाया हुआ है, तो वो सब पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो 4 में, सब सेक्शन 4 का देखना, 13 का 4, कॉपीराइट इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, देखना कॉपीराइट इन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और रिकॉर्ड शैल नॉट अफेक्ट द सेपरेट कॉपीराइट इन एनी वर्क से रिस्पेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ विच फिल्म इन द केस ऑफ रिकॉर्डिंग।
मतलब कि ऑलरेडी किसी सब्सटेंशियल पार्ट का है, ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट है किसी चीज़ का ऑफ विच, तो फिल्म पे उस पर भी नहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, कोई आर्किटेक्चर का वर्क है, ठीक है, तो कॉपीराइट शैल सब्सिस्ट ओनली इन द आर्टिस्टिक कैरेक्टर, तो सिर्फ उसका कैरेक्टर और डिज़ाइन पे होता है, ठीक है। कॉपीराइट कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, तो उसका आर्टिस्टिक कैरेक्टर पर एक्सटेंड करेगा, डिज़ाइन पे करेगा, ठीक है। शेल नॉट एक्सटेंड टू प्रोसेस और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो मान लो कि कोई मॉडल बनाया, ठीक है, तो मेरा कॉपीराइट उसके मॉडल पे है, उस मॉडल में जो प्रोडक्ट लगा है, जो लकड़ी लगा है, जो कंक्रीट लगा है, जो सीमेंट लगा है, जो प्रोडक्ट जो किसी भी जो रॉ मटेरियल्स लगा है, उस पर कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन पे है, ठीक है, डिज़ाइन पे है, आर्टिस्टिक करेक्टर पे है, वो जैसा दिख रहा है उस पे है, ठीक है। बट उसमें जो लगने वाले रॉ मटेरियल्स है उसके प्रोसेस, उसके मेथड पे नहीं, कि वो कैसे बनाया गया, सीढ़ी पे लगा के बनाया गया, बनाने वाला क्या बोलता है, मतलब किसी और टेक्निक का यूज़ किया, वो टेक्निक पे नहीं है, ठीक है। जब भी कॉपीराइट मिलता है उसका आर्टिस्टिक करेक्टर पे और डिज़ाइन पे मिलता है, उसके रॉ मटेरियल्स पे नहीं, उसके मेथड पे नहीं, उसके प्रोसेस पे नहीं, ठीक है। तो शैल नॉट एक्सटेंड टू प्रोसेस और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, याद रखना जी, तो नॉट एक्सटेंड टू प्रोसेस और मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 13 में क्या है, कॉपीराइट कहाँ सब्सिस्ट करता है। अब देखो सेक्शन 14 देखना है, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है जी, देख लेना है हम लोगों को। तो कॉपीराइट मीन्स देखना एक्सक्लूसिव राइट, एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। जो कॉपीराइट में पहले बताऊँ कॉपीराइट है क्या, मीन्स कॉपीराइट मीन्स राइट टू कॉपी, तुम्हारा एक अधिकार है, कोई और तुम्हारे को प्रोडक्ट को कॉपी करके खुद का कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में एक्सक्लूसिव राइट एक तरह का डील किया जाता है। और देखो इसका मतलब क्या होता है, तो ऑथराइज टू डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वर्क सब्सटेंशियल ऑफ देयर ऑफ, जैसे कोई भी लिटरेरी वर्क है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में कोई लिटरेरी वर्क, इन द केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, नॉट बीइंग कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है, जैसे तुम्हारा क्या होगा मीनिंग, तो राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म, ठीक है, टू इशू कॉपी ऑफ वर्क टू पब्लिक, ठीक है, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, कोई पब्लिक में वर्क करना, पब्लिक में कम्युनिकेट करना, कोई वर्क किया है तुम्हारा, कोई परफॉर्मेंस किया हो, वर्क किया हो पब्लिक को लेकर, ठीक है, तो परफॉर्म किए, तो सब चीज़ों को लेकर तुम कॉपीराइट ले सकते हो। जैसे कोई लेक्चर देना, उस लेक्चर का प्राइवेटली तो मतलब कि किसी दूसरे को सेल कर सकते हो, उस पर तुम कॉपीराइट ले सकते हो। टू मेक एन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, मेक एन सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, कोई मूवी बनाया, कोई साउंड रिकॉर्डिंग का, कोई म्यूजिक का कंपोजिंग किया, वो सब चीज़ों पे तुम कॉपीराइट ले सकते हो। मेक एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, किसी वर्क का ट्रांसलेशन बनाया, उस पर कॉपीराइट ले सकते हो। मेक एनी एडेप्टेशन ऑफ द वर्क, किसी वर्क का एडेप्टेशन करना, उस पर कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है। इन रिलेशन टू ट्रांसलेशन और एडेप्टेशन ऑफ द वर्क, किसी चीज़ का ट्रांसलेशन कर रहे हो, मान लो कोई लिटरेचर है, वो बंगाली लिटरेचर है, उसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, या कोई फ्रेंच लिटरेचर है, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो उस पर भी कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन द केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसमें भी हम ले सकते हैं जी, ठीक है। टू डू एनी ऑफ एक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ये देखो ए में क्या है, फिर से एक रिविजन करते हैं, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। तो कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, तो यह एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट है जो ऑथर के पास होता है, ठीक है, ऑथर को प्रोटेक्ट करता है। पता है कॉपीराइट आया ही था, पता है इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में लिटरेचर का पायरेसी हो रहा था, मतलब बना किसी और रहा है और चुरा के किसी और ने रजिस्टर्ड करवा रहा कि मेरा है जी। कोई इन्वेंशन हुआ, कोई टेक्नोलॉजी निकला, कोई साइंस में नया आविष्कार हुआ और किसी और ने क्लेम कर लिया, बहुत सारे ऐसा आप लोग सुने हुए होंगे, तो इसके लिए बनाया गया था। तो जैसे देखो मीनिंग ऑफ कॉपीराइट में समझ गया, कॉपीराइट एक्सक्लूसिव राइट होता है ऑथर के पास, द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, जैसे राइट टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म, किसी फॉर्म में किसी वर्क को प्रोड्यूस करना, आप उस पर कोई एक नया वर्क बना लो, उस पर तुम कॉपीराइट ले सकते हो। कोई एक इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, अपने काम का एक कॉपी बना के पब्लिक में इशू कर देना, जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ, इसका पीपीटी फॉर्म में मैं पीडीएफ बना के पब्लिकली डाल दूंगा, तो मैं सेल करूँगा या फिर पब्लिकली दे दूँ, कोई और इसे बेच ना पाए, तो मैं इस पर कॉपीराइट ले सकता हूँ क्योंकि मेरा बना हुआ चीज़ है। क्योंकि देखो कॉपीराइट का मतलब है ना, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, इंटेलेक्ट होता है ना, कि इंटेलेक्ट का यूज करो भाई, तो इंटेलेक्ट में होता है माइंड, तो ये माइंड का एक प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कहीं है ना, आइडिया है, तुम ब्रेन में एक आइडिया है, उसे बना दो, तो उस आइडिया को ही प्रॉपर्टी का दर्जा दिया हुआ है, याद रखना। तो आइडिया एंड एक्सप्रेशन को जो बोला जाता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ऐड किया जाता है और कॉपीराइट में आता है, ठीक है।
तो मीनिंग ऑफ कॉपीराइट में हम लोग देखते हैं कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का एक्सक्लूसिव राइट होता है, जिससे ऑथराइज जो जो क्रिएटर होता है, जो ऑथर होता है, जो कंपोजर होता है, जो एडिटर वगैरह होता है, उसके पास राइट होता है ऑथराइज द डूइंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो कैसा एक्ट, किसी ने जो लिटरेचर बनाया हो तो उसका राइट ले सकता है उस पर, कोई ड्रामेटिक वर्क है उस पर ले सकता है, कोई म्यूजिकल वर्क है उस पर ले सकता है, उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है खुद से, इशू कर सकता है न्यू कॉपी। सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है, मूवी है, फिर से वो अपना उस पर राइट ले सकता है कॉपी वाले। मेक एनी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क, किसी वर्क का ट्रांसलेशन करना, ठीक है, किसी तरह का एडेप्टेशन करना, किसी का स्टोरी है लिटरेचर का फॉर्म है उसे मूवी के फॉर्म में दे सकता है कॉपीराइट करवा के। बी देखना इन द केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में लेकर अगर मान लो कि मैं एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाया तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मैं सेल कर सकता हूँ जी, उसे मैं सेल कर टू सेल और गिव कमर्शियल रेंटल, मैं सेल कर सकता हूँ या किसी को रेंट पे दे सकता हूँ कमर्शियल रेंटल। जहाँ से देखो कमर्शियल रेंटल मैं कल भी बताया था इंटरप्रिटेशन क्लॉज में और प्रीवियस लेक्चर में, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। कमर्शियल रेंटल होता क्या है, वैसा रेंटल जहाँ से मतलब प्रॉफिट कर रहा है, किसी ने प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो वैसा चीज़ जिसे प्रॉफिट पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो उसे कमर्शियल बोलते हैं, ठीक है। नॉन कमर्शियल जो कि नॉन प्रॉफिट पर्पज़ के लिए होता है। तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, तो टू डू एनी ऑफ द एक्ट, टू सेल गिव ऑन कमर्शियल रेंट, ठीक है, किसी चीज़ को कमर्शियल रेंट पे दे सकते हैं, अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेच देंगे फुल्ली, नहीं तो कमर्शियल रेंट पे देंगे। ये देखते हो आप लोग सारे लोग जितने भी लैपटॉप यूज़ करते हैं एंटीवायरस होता है, डलवाना होता है, क्यूकिल का, एंटीडिल का, ये सब क्या होता है, आप एक वो सॉफ्टवेयर एक तरह का जो प्रोटेक्ट सिक्योरिटी देता है आप लोग, ठीक है, कि कोई आपके सिस्टम में इंटर नहीं कर पाएगा थर्ड ऐप या थर्ड पार्टीज वगैरह, वायरस वगैरह। तो इसलिए दिया था ना, क्योंकि सबका टाइम पीरियड होता है, आप जितना पैसे पेड करोगे 1 साल के लिए पेड करोगे तो 1 साल के लिए वो सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो हट जाएगा, ठीक है। तो क्या है राइट टू सेल है ना, वो या तो एक कम्प्लीटली सेल करता है, तुम पैसे दो तुम्हें फुल्ली दे देगा, और नहीं तो क्या होता है राइट टू सेल करता है गिव कमर्शियल रेंट, मतलब आप पैसे दो आपको रेंट पे देगा, और रेंट खत्म होगा वो आपका खत्म कर देगा, आप फिर से लेना है तो पैसे दो आपका कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अब सी में देखो इन द केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क, क्या बात है, आर्टिस्टिक वर्क जैसे लिटरेचर बनाया, नोवेल बनाया, कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई मेरा पत्रिका चलता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को लेकर क्या है, तो देखो टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन मटेरियल फॉर्म, तो मटेरियल फॉर्म में उस वर्क का मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। ये एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली PDF बना के रखूँ या सॉफ्टवेयर में उसको बना के रखूँ या फिर किसी भी मीडियम फिजिकली उसे एक बुक में छाप के रखूँ, किसी तरीके से रखूँ, ये मेरा राइट है कॉपीराइट के अंदर। डिपिक्शन इन 3 डायमेंशन, देख लो ना, 3 डायमेंशन मीन्स 2D और 3D में रखना, चाहे तो मैं 3D बना लूँ उसके या फिर 2D में बना लूँ उस वर्क का, ठीक है, क्योंकि मेरे पास राइट है ना। क्यों राइट है, क्योंकि ये मेरा वर्क है, ये मेरा आर्टिस्टिक वर्क है, क्योंकि मैं इसका क्रिएटिव हूँ, आई एम द ऑथर ऑफ दिस वर्क, है ना। डिपिक्शन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, कोई 3 डायमेंशन वर्क है उसका 2 डायमेंशन बना देना, कोई 2 डायमेंशनल वर्क है उसका 3 डायमेंशन बना देना। इन द केस ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म मान लो कि मैं बनाया, तो उस पर मेरा क्या राइट होगा, तो टू मेक कॉपी ऑफ द फिल्म, मैं उस फिल्म का कॉपी भी बना सकता हूँ, पहला राइट टू मेक कॉपी ऑफ द फिल्म, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ एनी इमेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ देयर ऑफ, उसका कोई भी पार्ट का मैं फोटोग्राफ बना सकता हूँ किसी भी इमेज का। स्टोरिंग ऑफ इट एनी मीडियम, उसे किसी भी मीडियम में स्टोर करके रख सकता हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में रखूँ या फिर अदर मीन्स में रखूँ, अरे होता ना, या तो DVD में रखूँ, CD में रखूँ या USB में रखूँ, क्योंकि वो मेरा पार्ट है ना, मैं रखूँ। देखो आजकल बहुत सारा मूवी का पायरेसी वर्जन चलता है, देखो मुझे मूवी इलीगल तरीके से नेट से डाउनलोड करता है, वो क्या है कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन होता है, ठीक है। तो वो जो लोग इलीगल तरीके से बेचते हैं उनका राइट नहीं है स्टोर करके रखने का, ठीक है। इसे देखते हो बहुत सारे वेबसाइट बैन होते रहता है कॉपीराइट वायलेशन की वजह से। फिर देखो टू सेल गिव कमर्शियल रेंटल, देखते हो मूवी वगैरह, कोई मूवी बनता है, रिलीज होता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट होता है, बेचता है ना, जियो मूवीज़ को, जी सिनेमा वाले को, जियो सिनेमा वाले को, जिस स्टूडियो वाला बेच देता है, हॉटस्टार पे बेचता है, नेटफ्लिक्स को बेचता है, अमेजन वाला को बेचता है, प्राइम वाला को बेच देता है, ये सब क्या कमर्शियल रेंट पे देता है मूवी को। जो भी किसी भी तरीके का देखो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म है तो उसे सेल कर देना, कमर्शियल रेंट पे देना, ठीक है। कम्युनिकेट फिल्म टू द पब्लिक, या फिर पब्लिक को या पब्लिकली कम्युनिकेट करना चैनल पर चलवा देना। अब देखना इन द केस ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग के केस में क्या होगा, तो साउंड रिकॉर्डिंग के केस में क्या है भाई, क्या राइट है मेरा, मान लो कि मैं साउंड रिकॉर्डिंग किया हो तो मेरा क्या राइट होगा इस पर, तो टू मेक एनी साउंड रिकॉर्डिंग, उसका फिर से मैं साउंड रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है, या किसी मीडियम में इंक्लूडिंग स्टोरिंग ऑफ इट एनी मीडियम, किसी मीडियम में इंक्लूड कर सकता हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करूँ या फिर अदर मीन्स में करूँ, कोई इशू नहीं है। टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल, उसमें
किसी को दे दूँ या बेच दूँ, कॉमर्शियल रेंटल के फिर, ठीक है। टू कम्युनिकेट द साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक, उस साउंड रिकॉर्डिंग को पब्लिकली कम्युनिकेट सकता हूँ मैं, फ्री में बांट सकता हूँ, कोई सुने, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है। चलो सेक्शन 13 और 14 हो गया, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। अब सेक्शन 15 देख लेते हैं और ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाएगा और फिर लेक्चर को खत्म करेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। देखो जी सेक्शन 50 क्या है, तो कॉपीराइट इज डिजाइन रजिस्टर्ड और कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन एक्ट, ठीक है। बहुत सारा कॉपीराइट जो है ना, जो कि डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी इंडिया में डिजाइन एक्ट 2000 बना हुआ है, तो वो डिजाइन एक्ट में अगर रजिस्टर्ड होने लायक है तो उस पर कॉपीराइट सब्सिस्ट नहीं करेगा। वो कहाँ जाएगा, तो डिजाइन एक्ट में चला जाएगा। देखो कॉपीराइट शैल नॉट सब्सिस्ट कब करेगा, जो कि ऑलरेडी डिजाइन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। कॉपीराइट इन एनी डिज़ाइन, ठीक है, किसी डिज़ाइन में कॉपीराइट आ रहा है तो वो ऑलरेडी वो कहाँ जाएगा, डिज़ाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। देखो कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड अंदर डिज़ाइन एक्ट, वो कहाँ रजिस्टर्ड होगा, डिज़ाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। अब बताओ, सिंपल सी बात है भाई, ऑलरेडी जब डिज़ाइन एक्ट है तो किसी डिज़ाइन के ऊपर मैं कॉपीराइट क्यों दूंगा, उसे डिज़ाइन एक्ट में क्यों रजिस्टर्ड करवाना है ना, तो उस पर कॉपीराइट नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ऑलरेडी डिज़ाइन एक्ट में जाएगा। फिर देखो 16 देखना, नो कॉपीराइट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर जो चीज़ मेंशन नहीं है उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो देखो नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू कॉपीराइट और एनी सिमिलर राइट इन एनी वर्क, ठीक है। वैसा कोई भी पर्सन इंटाइटल्ड नहीं है कॉपीराइट को लेकर जो कि इस एक्ट में शामिल ही नहीं है, जहाँ पे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क हो, कैसा वर्क हो, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क हो, अदरवाइज देन अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अदरवाइज, ठीक है, मीन्स जितना भी इस एक्ट में मेंशन है, जिस इस रूल एक्ट के अंदर रूल और रेगुलेशन बना हुआ है उसके अंदर ही कॉपीराइट मिलेगा। अदरवाइज वैसा कोई किसी भी चीज़ों के लेकर किसी पर्सन को कॉपीराइट नहीं मिलेगा इस एक्ट के अलावा कहीं भी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।